नमस्कार न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व परिवेश परिवर्तन में आज हम चर्चा करेंगे यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर। आज न्यूक्लियर वार होने के लिए तैयार है। सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। विश्व युद्ध का कामना करने वाले अपनी अपनी लंगोटी ताने खड़े बांग देकर चुनौती भर रहे हैं। युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। यूक्रेन अब कह रहा है कि मैं भी अब हमला करूंगा। चाहे नाटो देश यूक्रेन को हवा के साथ साथ हथियार देकर अंतिम सांस तक टिके रहने का दम भर रहे हैं। हाल में ही देखा गया कि अमेरिका इनको यूक्रेन को कहा कि आप आ जाइए, वहां से बाहर निकल जाइए, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा अपना बयान बदला और कहा कि आप बहादुर हैं, आप टिके रह सकते हैं, टिके रहिए। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है नीरज, हमारे साथ है केशव, हमारे साथ है विवेक, हमारे साथ है सत्येंद्र चौरसिया जी। सबसे पहले मैं चलता हूं नीरज जी के पास। नीरज जी, आज जिस तरह से न्यूक्लियर वार और विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध का जो आगाज होने जा रहा है, क्या यह लगता है कि इसको विराम जल्दी से दिया जाना चाहिए? युद्ध पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था, और विराम जितनी जल्दी लगेगा उतना अच्छा है, क्योंकि कैजुअलिटीज कम होंगी, नुकसान कम होंगे। क्योंकि अभी तक तो नुकसान देखो, आप खुद ही देखते होंगे, सॉलिड नुकसान हो चुका है। रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लग चुके हैं। यूक्रेन खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका उसको हवा देता रहेगा, भाई आप तो लड़िए, हम आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, आप लड़ते रहिए। तो युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है पूरे विश्व के लिए। और न्यूक्लियर वार, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वार इतनी जल्दी हो सकता है। हवा है, हवा के झोंके के साथ बातें फैल रही हैं तो फैलने दो, लेकिन न्यूक्लियर वार अगर हो गया तो बहुत गड़बड़ है। सत्येंद्र चौरसिया जी, महान लेखक मैक्सिम गोर्की का देश आपका गोला फेंक रहा है। इस तपती हुई किस मुहाने पर जा रही है? तपती हुई युद्ध ये किस मुहाने पर जा रही है? आम जनता, सैनिक 6,000 8,000 का दावा कर रहा है यूक्रेन की हमने रशिया के सैनिक को मार गिराया। इससे तो आम जनता परेशान है। 5-6 शहर तबाह हो गए और आगे ना जाने कितने शहर तबाह होंगे। कीव को कब्जा करने के लिए आसपास के जितने भी शहर हैं सबको साफ करते हुए जा रहे हैं। 13 किलोमीटर मात्र रह गया कीव शहर। चारों दो तरफ से घेर रखा है रशिया ने, उत्तरी छोर से और पूर्वी छोर से। इसको आप कैसे देखते हैं? जी धन्यवाद सर। देखिए, अभी ताजा खबर आई है कि जो 64 किलोमीटर का ये अपना वार के साथ ये रसिया अपना गाड़ी लेके जा रहा था, उस पे काफी हद तक जो यूक्रेन के नागरिक है काफी हद तक रोक लगा दिए हैं। वहां रसिया का जो है मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि उस पे जो है रसिया के सैनिक ही खुद अपने आप में लोगों से वो कर रहे हैं कि मतलब कि हम लोग आपके खिलाफ जो है ऐसे नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है कि हम लोग को ऑर्डर मिला है आपके साथ ऐसे करने। अच्छा, ये चीजें जो है आज ये समझ में आ रहा है कि युद्ध अब सामाजिक स्तर पे एक मोनोप्लेट किया जा रहा है, मतलब भावनात्मक युद्ध होने जा रहा है। तो क्या इसको क्या मानेंगे केशव जी? ये युद्ध है, महायुद्ध है। यहाँ एक तरफ तो पुतिन कह रहे हैं हम न्यूक्लियर वार करेंगे और दूसरी तरफ यह साइकोलॉजिकल वार शुरू हो गया। क्या समझ रहे हैं इसको? सर, पुतिन को लेकर, पुतिन साहब का वार को लेकर जो उनकी फिलॉसफी है, उन्होंने कहा है कि इफ ए वार इज इनएविटेबल यू हैव टू किक योर फर्स्ट किक फर्स्टली। तो उनका कहने का मतलब है कि जब युद्ध असंभव, जब उसका कोई उपाय नहीं बचे, युद्ध होना ही हो, तो ये सबसे पहले चाहिए कि हम ही क्यों न फर्स्ट पंच मारे। और दूसरी बात क्या आपने कहा कि साइकोलॉजिकल वार चल रहा है। तो साइकोलॉजिकल वार से क्या होता है कि यहाँ की जनता भ्रमित होती है, फिर वहां की जनता भ्रमित होगी, और मीडिया जो है, मीडिया इस साइकोलॉजिकल वार में मेन काम कर रहा है।
वो क्या करता है, उस चीज को दिखाता है जो कि सच्चाई से बहुत जिसमें सच्चाई का बहुत ही कम अंश है। और जहां तक बात है कि रसिया का यूक्रेन को लेकर कि रसिया ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया जी, तो पुतिन साहब ने उन्होंने युद्ध की घोषणा करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने पूरा प्रयास करके देख लिया कि युद्ध के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। और बात यह है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन उनका स्टैंड है कि वो तटस्थ देश रहे, क्योंकि वो यदि नाटो में शामिल होता है तो नाटो और अमेरिका की सैनिक उनके बॉर्डर के पास आ जाएगा। इसलिए वो किसी भी हाल में पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो नाटो में शामिल हो। और प्लस उनका ये विवेक जी, ये मानवाधिकार आयोग कहाँ गया भाई? मानवाधिकार जो न यूक्रेन को दिख रहा है ना रसिया में, क्या है मानवाधिकार? ना अफगानिस्तान में दिखा। ये अमेरिका का हिस्ट्री कौन पढ़ के नहीं आते हैं क्या? ये युद्ध का युद्ध क्या, आप इससे क्या अवगत क्या कराएंगे लोगों को? देखिए कि मानवाधिकार अपना काफी समय से देखा जा रहा है कि मानवाधिकार इतना प्रासंगिक नहीं हो रहा है। जो इस दृष्टिगोचर से बनाया गया था वो उतना प्रासंगिक नहीं हो पा रहा है। मानवाधिकार का आप देखोगे तो चाहे अफगानिस्तान में देखो, जॉर्जिया में देखो, कई जगह इसको देखा गया है, वो उतना प्रभावी नहीं हुआ है जितना प्रभावी से होना चाहिए। युद्ध में भी गरीब देश और अमीर देश माना गया क्या विवेक जी? युद्ध में गरीब देश और अमीर देश का लेखा जोखा रहता है कि आज यूक्रेन को उधर से 141 देखो से बहुमत मिला, वोट मिला, लेकिन मदद के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल रहता है। ये चीज बिल्कुल रहती है कि आज की डेट में कोई भी युद्ध हो या चाहे कुछ भी हो, एक सामरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही मदद मिलती है। ये यूक्रेन जो है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका के वो प्रपंचों में फंस गया है, जो शायद वो अब निकल नहीं पा रहा है। पछता रूस भी रहा है, पछता यूक्रेन भी रहा है। दोनों कहीं ना कहीं ये ऐसे प्रपंच में फंस गए हैं कि दोनों इससे अब निकल नहीं पा रहा है। ये बार जोन ऐसा बन गया है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है दोनों को। नीरज जी, ये मीडिया का क्या रोल है? मीडिया हमेशा पश्चिमी मीडिया रहा है मजबूत, और सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस, चाहे डॉजन ग्रुप हो या CNN जो भी हो, मतलब पश्चिमी मीडिया का दौरा, टाइम्स अपना खबर छाप दिया अगर तो इंडिया उसको लेके दौड़ रहा है। पूरे विश्व में मीडिया का रोल बहुत अहम रहा है और आज मीडिया का भी रोल अहम है, पर ये दोहरी नीति क्यों? राजेश, मीडिया चाहे तो समाचारों के जरिए, अपनी खबरों के जरिए एक क्या कहते हैं पॉजिटिव मैसेज जनता तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास एक ताकत है कि हम जो बात कह रहे हैं इस तरीके से कहें कि युद्ध ना हो। आपको याद होगा कि एक बार जब मुशर्रफ और अटल जी की एक मीटिंग थी आगरा में, ठीक है, एक साथ सबमिट करके, तब ये मामला था कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि उस वक्त अब नाम की बात आती है कि आज में एक शख्स है जिन्होंने कि आज का एक मामला रहा आज तक का कि जिसकी वजह से वो मीटिंग खत्म हुई। तो कहीं ना कहीं मीडिया ने उसमें बहुत सारी चीजें की हैं। एक मैं छोटा सा बात कर दूंगा कि मीडिया सच में चाहे तो कर सकते हैं, और एक पाकिस्तान का एक थोड़ा सा है एक था जी, और वो छोटी सी कहानी कि वहां पे पाकिस्तान में मुशर्रफ हाउस के प्रेशर हाउस के बाहर हम लोग थे, इवन आपके राजदीप सरदेसाई, इवन आपके दीपक चौरसिया। दीपक मतलब मीडिया को मुशर्रफ हाउस मतलब प्रेशर हाउस के अंदर जाने की बात नहीं हो रही थी, तो दीपक चौरसिया चुपके से जाके एक उसमें बैगन में बैठ जाते हैं कि मैं जाऊंगा देखते हैं क्या होता है, लेकिन सिक्योरिटी ने उनको बाहर कर दिया था। तब राजीव सरदेसाई ने बोला था कि दीपक इस तरह से मत करो, जो आगरा में हुआ वो यहाँ तुम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मीडिया सच में जिम्मेदार है, और वो अगर सही तरीके से करे, चाहे वो बस जो मीडिया जितनी है उसके पास कहाँ से पैसा आता है, बड़े बड़े लोग उनको पैसा देते हैं। आज आप भी पैसे वाले हो जाएंगे, कल आप मीडिया को पैसे देंगे, आपकी भी खबर आ जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ दिखता है, तो मीडिया में भी सब कुछ दिखता है। तो
मीडिया अगर जिम्मेदारी से निभाए काम तो वाकई में सब चीजें आसानी से की जा सकती। सत्यन जी, रूसी वार किस फिलॉसफी के तहत जा रहा है? रूस का देखिए इतिहास रूसी रहा वार जी जी देखिए रूसी वार तो देखिए 2005 में व्लादिमीर पुतिन ने एक अपना बयान दिया था। उस बयान का काफी यूज किया जा रहा है इसमें उसका। उन्होंने कहा था कि जो यूएसएसआर का विघटन हुआ है 1991 में, वो अपने आप में एक डिजास्टर हुआ है यूएसएसआर के साथ, वो होना नहीं चाहिए था। वहीं पे देखिए लेनिन जब यूएसएसआर का इस्टेब्लिशमेंट किए थे तो उस समय उन्होंने उनसे पूछा गया कि जब यूक्रेन, बेलारूस इन सब देशों के साथ समझौता करके यूएसएसआर को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, अगर क्या ये आने वाले समय में ये देश अगर अलग होना चाहे तो इनको ऑटोनॉमी मिलेगा अलग होने का? तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। अगर ये यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं तो अलग हो सकते हैं। इनमें कोई दबाव नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, और उसका मतलब फुल समर्थन देते हैं। कहीं न कहीं उस चीज़ का भी ये पुतिन साहब विरोध कर रहे हैं, लेनिन का। विवेक जी, एक चीज देखने में आया कि भारत सरकार का एक बड़ा इनिशिएटिव अभी रहा कि इनके 4-4 मंत्री वहां जाकर स्कॉट कर रहे हैं बच्चों को, और 25,000 बच्चों में से लगभग 17 या 18,000 बच्चे आ भी गए हैं, ऐसा खबर है। तो इसमें आप क्या मानते हैं इसको कि भारत का इससे पहले और क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? कई मीडिया में यह भी खबर है कि भारत ने पहले गाइडलाइन नहीं जारी किया, बाकी देशों ने अपने बच्चों को पहले ही बुला लिया, अपने नागरिक को। तो ये आप क्या देखना चाहते हैं? और अभी देखिए चुनाव भी है, एक चरण का बाकी 2 चरण का, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं? देखिए सर, क्या है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी तो की, कहीं न कहीं ये थोड़ी लेट भी हुई है, तो ये भी देखना चाहिए। दूसरा फेलियर ये दिख रहा है भारत सरकार का, बेशक अपने पल्ला झाड़ ले सरकार को, ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये फेलियर नहीं है, क्योंकि सरकार को पता चल जाना चाहिए कि कोई घटना घटती है, आपकी आईबी है, आपकी एजेंसियाँ ऐसी हैं, थोड़ा बहुत आपको 7 या 8 घंटे पहले ये घटनाएँ पता चल जाती हैं, और आप कहीं न कहीं चाहते तो थोड़ा बहुत पहले भी हमारे यहाँ गृह युद्ध हुए रूस में, तो वहाँ भी भारत सरकार ने काफ़ी, कांग्रेस सरकार थी उस समय, तो 60 एक सवा लाख के करीब उन्होंने वहाँ से बाहर निकाले थे। तो ये भी देखा जाता है कि भारत सरकार अब जो कार्य कर रही है, शायद पहले करती, तो शायद और बेहतर रहता। नीरज जी, इस पूरे वार को आप जी बोलिए। मैंने कहा ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम लोग अपनी बात कहते हैं, चाहे मैं हूँ कोई भी होगी, लेकिन क्या होता है कि पब्लिक जो है ना, आम जनता कभी कभी बातों को मजाक बना देती, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हुआ है। कुछ वीडियो जो मैंने देखे हैं वहां के, जिसपे बातें हो रही हैं कि नहीं नहीं रशिया यूक्रेन पे कोई बात नहीं करेगा, इससे बनाया जा रहा है, इसकी हवा बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी लोग भारत नहीं लौटे। कुछ हाँ, कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा। जी बोलिए सत्यन जी। इसमें दिक्कत यह हुआ था कि जो बाकी देश जो है मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। उस समय सरकार को जाग जाना चाहिए, अपने लोगों को नोटिस जारी कर देना चाहिए। जारी किया 15 तारीख को। यहाँ पे जब जारी किया जी सर, मैं अपनी बात रख लेता हूँ। ऊपर से जब नोटिस भी जारी हुआ तो लोग जब टिकट के लिए गए वहां पे एयरपोर्ट पे, तो वहां टिकट काफी महंगा लोगों को मिला। तब अब तत्काल में उतने ज्यादा पैसे लोगों के पास था नहीं कि तुरंत टिकट कटाए तुरंत आ जाए। तो ऐसे में लोगों मतलब वो लोग सरकार से ही गुहार लगाने की कोशिश की, फिर भी सरकार ने उस समय उस बातों को सुना नहीं। मुझे देखिए कई सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, लेकिन आम जनता का भी मैं कहता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा होता है। आम जनता भी चाहे तो सारी चीजें कर सकती है। ये बताइए, अमेरिका ने बोला अपने आप की पब्लिक को वहां से निकल जाइए, तो आप अगर स्मार्ट हैं, अगर अमेरिका बोल रहा है कि अपनी जनता के लिए कि आप यूक्रेन से निकल जाइए, तो समझता है इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया के जो वहाँ पे लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जब अमेरिका अपने लोगों को बाहर कर रहा है तो आप निकलिए। स्मार्ट गिरी तो ये होनी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि बोली जब तक हिंदुस्तान नहीं बोलेगा, हिंदुस्तान की सरकार नहीं बोलेगी, तब तक हम नहीं निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता भी होता है ना कि नहीं यार कुछ नहीं होने वाला, मैं यही रुकता हूँ, तो जनता भी जिम्मेदार होती है। जी केसरनाथ जी, इंडिया में रहते हुए कई बार हम लोग था कि मालूम चलता है कि पुलिस गोली नहीं चला रही है, पुलिस गोली नहीं चला रही है, अभी गोली नहीं चलेगी, मालूम चलता है गोली चल जाती है। तो स्मार्ट
इंसान वही है जो समय रहते हुए समस्या को भांप ले और निकल ले। केशवनाथ जी, नीरज जी के बातों में तो जायज लगता है, दम है कि अगर आप बगल में कोई डंका बजा रहा है कि भागो 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 और आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे और कोई बांध देगा तब मैं निकलूंगा, इसको आप किस तरह से मानते हैं? सर, हम नीरज जी की बात से हम सहमत हैं। सर, समस्या ये है ना कि किसी को भी, अमेरिका हो, इंडिया हो, किसी को भी ये नहीं, ऐसी आशा नहीं थी कि रसिया इस तरह से अटैक करेगा। सबको लग रहा था कि हाँ, अमेरिका उसको धमकाएगा, नाटो करेगा, इतनी बड़ी सेना है, रसिया ये काम नहीं करेगा, वो क्यों अपना आर्थिक नुकसान झेलेगा और सैनिक नुकसान झेलेगा। तो कहीं न कहीं ये हम कह रहे हैं कि ये सरकार का फेल्यूर है, और ये जो सरकार समझ रही थी, इंडिया ही नहीं और भी देश के लोग जो समझ रही थी पुतिन के बारे में, जो उनकी थिंकिंग थी, उनका ये वार हमला नहीं फिलोसफी करेगा। क्या रहा है? पिछला उनका वार फिलोसफी क्या रहा है? सर, बार फिलोसफी बारे में बनाया ना कि उन्होंने कहा कि युद्ध करना यदि युद्ध को नहीं टाला जा सके तो सबसे पहला पंच हमें ही मारना चाहिए। तो ये इसी को लेकर उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये दरअसल यूक्रेन पे हमला नहीं है, ये लड़ाई है, मूंछ की लड़ाई है। जो 1991 में यूनिपोलर जो अमेरिका एक बच गया था, फिर धीरे धीरे चाइना बढ़ने लगा, कहा जाने लगा कि अब रसिया खत्म हो गया, रसिया खत्म हो गया। अब जो देश है वो अमेरिका के बाद चाइना है। और पुतिन ने 2000 से लेकर अभी लगभग 22 साल से वो शासन प्रशासन में है, उन्होंने उसको खड़ा किया है। आज वो बात नहीं है, आज 1991 वाला रसिया नहीं है। उस समय आर्थिक तंगी से रसिया जूझ रहा था, पर आज वो स्थिति नहीं है। और जहां तक सैंक्शन की बात है, तो अभी एक दिन पहले अमेरिका ने बोला है कि यदि रसिया वहां से युद्ध वापस ले ले तो हम जितने भी सैंक्शन है उसको रिवोक कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो आप देख लीजिए कि अमेरिका का क्या स्टैंड। एक तरफ बोल रहा है उसको, यूक्रेन को, कि हम आपके फुल सपोर्ट में, और दूसरी बात बोलता है कि हम सेना लेकिन नहीं भेजेंगे। हम सपोर्ट में भी हैं लेकिन सेना नहीं भेजेंगे। लेकिन बात है कि वो सेना नहीं भेज सकता। यदि सेना भेजा, नाटो की सैनिक वहां गई, तो तृतीय विश्व युद्ध होगा, न्यूक्लियर वार होगा, ये एकदम संभव है। तो इसलिए अमेरिका ये नहीं कर सकता है। और उसका क्या है, उसका सामान, उसका आर्म्स बिक रहे हैं वहां पे, बेच रहा है अपना सारा आर्म्स। और मर कौन रहा है? मर रहा है यूक्रेन। ठीक है, राष्ट्रवाद के खिलाफ एक इमोशन जुड़ा होता है, ठीक है, वो अफगानिस्तान की तरह, जेलेंस्की ने वहां देश छोड़ के नहीं भागा, ठीक है, इमोशन जुड़ा है। लेकिन हम ये इमोशन कैसा है कि हम पूरे देश को बर्बाद कर दें, सारी जनता हमारी मर जी, गई। बहुत आज आप देखिए रसिया में नॉर्मलसी बहाल है, वहां देखिए सब कुछ चल रहा है, सब कुछ वहां काम चल रहा है। यहाँ देखिए क्या हाल हो रहा है, रोज नहीं, मैं जानना तो चाहूंगा सत्येंद्र जी से, रसिया में नॉर्मलसी नहीं है, रसिया में एक गुट ने पूरा वहां पे झंडा लेकर बाहर निकला है रोड पर, और लोगों का समर्थन भी है। जी सत्येंद्र जी बताइए, ये इस चीज को आप कैसे व्यक्त करेंगे? जी सर, उसमें रसिया में कुछ लोग जो है, जो नवेलिनी के सपोर्ट में जो है सड़कों पे उतर गए हैं पुतिन के खिलाफ। वो लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये जो पुतिन का स्टैंड है, ये पूरे रसिया का स्टैंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पुतिन का अपना पर्सनल स्टैंड है, जिसके थ्रू यूक्रेन में अटैक कर रहा है और अपने ही लोगों को मारा जा रहा है वहां पे, देखा जाए तो। क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन में काफी हद तक रसियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और जो पूर्वी यूक्रेन है वहां पे यूरोपियन यूनियन से संबंधित लोग ज्यादा लोग बिलोंग करते हैं। तो नीरज अभी जी, तो यहीं पे बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए। अभी तो इधर ही केवल अटैक हुआ है ना, केवल पश्चिमी यूक्रेन में। तो वहां तो काफी हद तक रसिया का ही नुकसान दिखा जा रहा है, वहां के लोगों को ही नुकसान हो रहा है। ये नीरज जी, मैं एक वाकया पिछला बताना चाहूंगा। हाँ, आप बोलिए केशवनाथ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरा नॉर्मलसी का कहने का मतलब है कि वहाँ स्कूल चल रहे हैं, वहाँ के कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ है, वहाँ आम जनता का जो मूवमेंट है वो इजीली चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने वहाँ हमला नहीं कर रहा है, यूक्रेन सिर्फ डिफेंड कर रहा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। युद्ध तो तब होता है ना जब यूक्रेन की सेना बॉर्डर पार करके रसिया में जाती, तब युद्ध होता है। ये तो डिफेंड कर रहा है नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से सत्येंद्र जी ने कहा कि आपको याद होगा श्रीलंका शांति सेना गया था, वहां भी तमिलों का काफी ह्रास हुआ, जिसका परिणाम भी भारत को भुगतना पड़ा।
तो ये क्या इस तरह का वार का परिणाम फिर वार में आता है, या क्या ये विश्व युद्ध को क्या अपना पर्सनल इंटरेस्ट, या एक मतलब जो हम लोगों ने ये कहा कि छुट्टा सा लाल चड्डी वाला बयान देकर, क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। कभी कभी जो मैं यहाँ पे कहूँ तो एक तानाशाह की प्रवृत्ति जो है, तानाशाह बन बैठना बड़ी गलती होती है। साथ में जो आपके सलाहकार आसपास है, अगर आपके पास सलाहकार आसपास अच्छी नहीं है तो भी गलती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुतिन को, नहीं मुझे एक बार ये होता ना कि मैं अपने हिंदुस्तान को वापस बनाना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस सबको मैं एक करना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है ना। सुल्तान पुतिन की मेरा जो यूएसएसआर था, जो मेरा सोवियत रूस था, उसको एक बनाना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप बनाने से पहले जो नुकसान है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि जो बात कर रहे थे नाटो की, क्योंकि डेफिनेटली अगर नाटो में जाता है यूक्रेन, तो जितना भी एक जो बेस बनाने की बात आती है, अमेरिका बेस बनाएगा तो रसिया सामने खड़ा हुआ है, तो रसिया कभी नहीं चाहेंगे पुतिन की बाइडन प्रशासन या बाइडन वहां पे आके खड़े हो जाए। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, मुश्किलें हैं ये। और बात जैसे शांति सेना की होती है, आप जब तमिल की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमने अपने प्रधानमंत्री को खोया, एक ऐसे प्रधानमंत्री को खोया जो कि रियली बहुत अच्छे थे, राजीव गांधी। शांति, तो मैं समझता हूँ कि आप जब भी कोई भी युद्ध या कुछ भी करते हैं तो उसको ना शॉर्ट तरीके से नहीं देखें, एक मैसेज, मतलब दूरदृष्टि तभी अच्छी है कि उसके परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे। आम जनता, बच्चे सब परेशान। और ये बात जो इन्होंने केशव ने बोली कि केशव ने जो बोला कि हाँ वो डिफेंड कर रहा है, तो डिफेंड इसलिए कर रहा है कि उसके पास इतना ताकत ही नहीं है, तो डिफेंड के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ सर। बोलिए सर जी सर, पुतिन का जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ नाटो में, यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए नहीं है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि देखिए हम इसी शर्त पे युद्ध रोकेंगे जब 1997 वाला जो पहले नाटो था उस पोजीशन पे आ जाएगा, तभी हम युद्ध रोकेंगे। यानी कि जो नाटो में नए मेंबर शामिल हुए हैं उन लोगों को भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है यूएसएसआर, मतलब ये पुतिन। जी बिल्कुल सही। विवेक जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आखिर रूस का क्या मंशा है? यह जो सत्येंद्र जी बता रहे हैं, इतना पीछे जाएगा और क्या अमेरिका जैसी शक्ति इस चीज को मान लेगा? देखिए, रूस के जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, वहाँ की जो गृह मंत्रालय ने स्टेटमेंट दिया, विदेश मंत्रालय ने, उन्होंने शर्तें लागू की हैं। जब समझौता की बात होती है तो वहाँ दोनों पल्ले बराबर रखे जाते हैं। जब शर्त की बात होती है वहाँ पल्ला एक भारी और बड़ा होता ही है, और ये देखा गया है द्वितीय विश्व युद्ध में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की ही नींव में, प्रथम विश्व जो हुआ वो उसी में ही बीज बो दिए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के। और ये कहीं ना कहीं उनकी शर्तों से लग रहा है कि महत्वाकांक्षाएं इनकी बढ़ रही है, विस्तारवादी की महत्वाकांक्षाएं पुतिन की बढ़ रही है, दिख रहा है उनके में स्टेटमेंट में। क्योंकि शर्त उन्होंने रखा है कि सबसे पहले हथियार डाले, डिमोटराइज करे वो मिलिट्री का, और तीसरी शर्त उन्होंने रखी है कि ये नाटो से जाने से नाटो में अपना सदस्यता ग्रहण न करे। इसके साथ साथ रूस के ये भी एक पूरा नहीं अपना मतलब रखा है कि ये चीज के बाद वो रुक जाएगा, पता नहीं आगे कितना विस्तार करेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। बोलिए सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? छोटी सी बात कि एक है कि भारत, पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया का जो एक वो है कि इस पूरे घटनाक्रम पर ये तीनों लोग अलग हैं, मतलब तटस्थ हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं तीनों से पूछना चाहूंगा एक छोटा था कि क्या भारत, पाकिस्तान और चीन क्यों तटस्थ हैं? सर उनकी मजबूरी है तटस्थ, सर उनकी मजबूरी है तटस्थ होना। पहली बात क्या है? पहली बात है कि रसिया हमारा पुराना सबसे बड़ा मित्र है। दूसरी बात क्या है कि जब कहा जाता है कि जब अपने घर शीशे के हो तो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते, तो समस्या है कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा जो पड़ोसी है, वो दुश्मनों से घिरा है। वो कब क्या करे, म्यांमार में करे, वहां देखिए चाइना का स्टैंड कहाँ है, वो नेपाल में जा रहा है। तो नेपाल में अगर जो वैसा बेस बना ले, मिलिट्री बेस, तो हमें भी तो घटा है ना। विवेक जी जल्दी कंक्लूड करिए। देखिए, भारत ने और चीन का, और ये आप बता रहे थे तटस्थता का रीजन सबसे बड़ा ये भी है
कि जो भारत की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो ऐसी जगह है कि वार जोन वाली स्थिति है। यदि वो किसी भी, चाहे अमेरिका के पक्ष में जा रहा है, उसके वहाँ आर्थिक संबंध है, यदि रूस के पक्ष में जा रहा है तो वो पारंपरिक हमारे संबंध है। तो किसी एक को स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे निर्यात आयात तो अमेरिका से बहुत बड़ा निर्यात आयात है, रूस से हमारा ये पारंपरिक मित्र है। तो इससे अच्छा है कि उसे तटस्थ ही रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई युद्ध की स्थिति होती है तो प्रभाव हर कंट्री पे पड़ता है, और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तटस्थ रहेगा तो शायद थोड़ा बहुत इससे उभर पाए। जी सर, इसमें कई लोग कई तरीके की राय देते हैं। जैसे एक पक्ष होता है कि भारत ने रसिया का इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, तो एक तरह से अच्छा किया है। अच्छा इस मामले में किया है कि यहाँ भारत ने अपने प्रिंसिपल को ताक पे रख के इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू दिया है, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट ये है कि जब भी, जैसे इधर देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड नाम का एक ग्रुप बना है, वहां पे इंडिया को काफी हद तक वैल्यू दिया जाता है। इसी टाइप का अगर कोई इमर्जिंग पावर बन के आता है सेंट्रल एशिया में, तो वहां भारत को आइसोलेट करने का संभावना काफी हद तक कम हो जाएगा इस रसिया के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि सेंट्रल एशिया में रसिया का पावर बहुत ज्यादा है। जी नीरज जी, जल्दी से खत्म करिए। मेरा तो कहना है कि वाकई में जो बात है कि तीनों तरफ से मतलब घिरे हुए हैं हम लोग, चाइना है, पाकिस्तान है, इधर सारी कंट्रीज हैं, और अगर थोड़ा सा भी भारत ने हल्का सा भी कुछ पक्ष इधर का उधर किया तो उसका परिणाम भारत को भी भुगतना होगा। इसमें कोई दौराई नहीं है कि चाइना जो है कुछ ना कुछ मौके की तलाश पे है। उसने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने मैप में भी लगा दिया। उसमें एक चीज ऐड कर जी, अभी 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था इंडिया में, उसका होस्टिंग इंडिया ने ही किया था। उसमें एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ था। उसमें ये कहा गया था पांचों देश मिलके कि कोई भी यूनिलेटरली फोर्स का इस्तेमाल एक दूसरे देश पे इन्वेड करने के लिए नहीं करेंगे। वो समझौता हुआ था। कहीं ना कहीं पुतिन ने इस चीज का उल्लंघन किया है वहां पे। जी अब मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा बहुत अच्छा रहा, आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी आपका धन्यवाद, केशव जी आपका भी धन्यवाद, विवेक जी आपका भी धन्यवाद, सत्येंद्र जी आपका भी धन्यवाद। आज प्रोग्राम को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।